हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका एक बार फिर से राना एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि हु वर लास्ट टू एंटर एचपी। तीसरे नंबर में हिमाचल में आने वाले लोग कौन थे? दे वर आर्यंस। तो एक क्रोनोलॉजी आपको पूरी क्लियर है। जिसने पहले के लेक्चर ना देखे हों तो कंटिन्यूटी के लिए वो पुराने लेक्चर देख सकता है, तभी उसे इस लेक्चर के बारे में मतलब जो कंप्लीट पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ट्राइबल रिपब्लिक्स इन एचपी। अब आज की डेट में तो हम एचपी बोल देते हैं, लेकिन उसमें अगर आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो मतलब ट्राइबल रिपब्लिक्स इन हिमालयास, जो ये हिमालय जो आज हमारा हिमाचल वाला जो रीजन है वहां पे कौन से ट्राइबल रिपब्लिक उसमें हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने समझा था कि जब वो खास पीपल यहाँ पे थे तो उनका जो लिविंग स्टाइल यहाँ पे था, उनका जो किंगडम सिस्टम यहाँ पे था, छोटे छोटे यहाँ पे ट्राइबल यूनिट हुआ करते थे जिसको कि हमने मावी कहा था। लास्ट लेक्चर में पूरा हमने डिटेल में समझाया कि एक मावी दूसरे को हराएगा तो उसका मावन बड़ा बनेगा, देन और ज्यादा उसका मावन का एरिया बड़ा होगा। विद द कोर्स ऑफ टाइम पूरा हिमाचल जो है ऐसे कितने मावना में टूट गया? बड़े बड़े मावना में 4 हिस्सों में टूट गया। और इन्हीं 4 जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं 4 ट्राइबल रिपब्लिक्स इन एचपी। अब सबसे पहली बात तो कि इनका जिक्र कहां पे है, इनका जो मेंशन है हिस्ट्री में वो कहां पे किया गया है, इनके नेम कहां पे मेंशन किए गए हैं। तो एक तो महाभारत, जो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है, महाकाव्य है। तो महाभारत में भी इनका जिक्र किया गया है 4 ट्राइबल रिपब्लिक्स का। अभी मैं नाम आपको बताऊंगा वो 4 कौन से हैं। इसके अलावा पनिनी आप जानते हैं, मैंने बहुत ही पहले लेक्चर में जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसमें सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ एचपी एक टॉपिक है, वहां पे पनिनी के बारे में बताया है कि वो 5th सेंचुरी बीसी में रहने वाले सबसे पुराने एक संस्कृत ग्रामेरियन है, जिन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जैसे कि अष्टध्यायी नाम की एक किताब है, ठीक है, तो वो उन्होंने लिखी है पनिनी ने। तो ऐसे ही कई जो हैं वो मतलब इनके टेक्स्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पनिनी ने भी उनका जिक्र किया है और यहाँ पे महाभारत में भी उनका जिक्र है। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो 4 ट्राइबल रिपब्लिक कौन है। लेकिन उससे पहले एक बात आपने समझनी है कि कतयान एक हिस्टोरियन थे। कतयान जैसे पनिनी है वैसे ही कतयान भी है। तो कतयान ने कहा कि इस तरह के 2 प्रकार के रिपब्लिक हो सकते हैं। तो कतयान का व्यू क्या है? उनके अकॉर्डिंग 2 टाइप ऑफ रिपब्लिक्स कैन बी देयर। एक होते हैं एक राज और दूसरा होता है संघ। एक राज आप नाम से ही क्लियर है, एक राज मतलब कि जहां पे एक व्यक्ति का राज होता है। उस सिस्टम को हम वैसे इंग्लिश में कहना हो, इट इज कॉल्ड मोनार्की। जो पहले किंगडम सिस्टम हुआ करता था, जैसे सऊदी अरेबिया में आज की डेट में है कि वहां पे एक राजा होता है, वो सब कुछ रूल करता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। अब उतना एब्सोल्यूट टर्म्स में तो किंगडमशिप आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं पीपल पार्टिसिपेशन तो होती है। लेकिन जो कभी पहले हुआ करता था, जैसे मान लो मुगल टाइम है, दिल्ली सल्तनत का टाइम है, जो राजा महाराजा का दौर था, उसमें ये एक राजा सिस्टम यहां पे था, ठीक है। तो अभी हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। ये जो ट्राइबल रिपब्लिक है ये तो 1000 बीसी ऑनवर्ड्स, मतलब 1000 बीसी से जब हम 0 की तरफ आएंगे उस दौरान ये ट्राइबल रिपब्लिक्स यहां पे हैं। तो या तो एक राज हो सकते हैं या तो फिर ये रिपब्लिक हो सकते हैं, संघ। अब यूजुअली इन्होंने कॉमन टर्म यूज कर दिए कि ट्राइबल जो रिपब्लिक हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक राज है, एक रिपब्लिक है। लेकिन एक्चुअल में रिपब्लिक जो होता है उसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ही वो होता है कि व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो जब आपका जो मुखिया होता है, जब वो चुनित है, वो चुना हुआ है, उस प्रणाली को हम यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो चुनित हैं, उनके वो इलेक्टेड हैं, एक इलेक्शन होता है तब उन्हें चुना जाता है। तो हमारा देश जो है इंडिया इज ए रिपब्लिक। लेकिन अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री वगैरह तो वहां पे भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे भी होते हैं, लेकिन उनका जो नॉमिनल हेड है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, दैट इज किंग और क्वीन, जो भी उनका मोनार्क होता है। इसलिए उस सिस्टम को हम मोनार्की कहते हैं। तो या तो वहां पे एक किंग या क्वीन का रूल हो सकता है, या तो वहां पे जो चुना हुआ राजा है उसका रूल हो सकता है। तो इस सिस्टम में राजा तो था, लेकिन वो राजा अपनी मर्जी से नहीं था, किसी वंश के आधार पे नहीं था, वो चुना हुआ था, लोग उसे चुनते थे। तो ये सिस्टम बनता है आपका रिपब्लिक। तो हिमाचल में जो जनपद थे, शुरू में जो 4 जनपद आएंगे, जो रिपब्लिक आएंगे, ठीक है, वो मतलब कौन सा सिस्टम था? संघा सिस्टम। संघा सिस्टम मतलब रिपब्लिक सिस्टम, वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो ये 4 ट्राइबल रिपब्लिक्स कौन से हैं, इनके नाम हमें अब समझने हैं।
अब वन बाय वन जो है मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में एक एक जनपद आपको करवाऊंगा। छोटे टॉपिक हैं, 15 से 20 मिनट में, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में एक जनपद आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पनिनी ने और महाभारत में, मतलब महाभारत जो एक महाकाव्य है उसमें भी जिक्र है और पनिनी के टेक्स्ट में भी इसका जिक्र है। तो वो 4 जनपद कौन है? अगर मैं आपको इस तरह एक रफ स्केच हिमाचल का बनाऊं तो ये वाला जो पार्ट है, मान लो कि ये पूरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इस रीजन में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आज की डेट में यहां पंजाब शुरू हो जाता है। कांगड़ा का आप लास्ट देखेंगे यहां पे नूरपुर है, उसके बाद फिर वो चक्की पुल है और फिर पठानकोट एरिया यहां पे पंजाब शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एरिया पंजाब के और कुछ एरिया हिमाचल के, ये वाला जो एरिया है, इस जनपद को बोला ओडम्बरा। आइए मैं इसकी पूरी स्पेलिंग वगैरह यहां लिख दूंगा। तो ये जो जनपद बनेगा दैट वाज ओडम्बर। और उसके बाद ये प्रेजेंट जो कांगड़ा टाउन है, जो कांगड़ा शहर है आज की डेट में, कांगड़ा टाउन और उसके आसपास के सारे एरियाज, ये पूरा जो एरिया बनेगा दैट वाज त्रिगर्त। और उसके अंदर जो इंटीरियर वाला एरिया है, जो ये कुल्लू मनाली जो पूरी वैली है, इट वाज कुलुत। और ये सिरमौर एंड ऑल, ये जो लोअर जो एरियाज हैं सारे, ये आता था यहां पे कुनिंद। अब इसको कुलिंद भी लिखा गया है और साथ में कुनिंद भी लिखा गया है। तो ये है आपका ओडम्बरास। आपने ये याद रखना है कि 1000 BC से लेकर उसके ऑनवर्ड, मतलब उसके बाद जो है किसी न किसी टाइम पे हमारा जो ये एरिया है हिमाचल, ये 4 ट्राइबल रिपब्लिक्स में डिवाइड हुआ था। और वो 4 ट्राइबल रिपब्लिक्स कौन से हैं? ओडम्बर जो कि सबसे वेस्ट में है, देन त्रिगर्त, देन कुलुत इंटीरियर हिल्स में, अपर व्यास जो पूरी वैली है, और उसके बाद जो नीचे आप आएंगे सिरमौर वाले एरिया में, दैट वाज कुनिंद और कुलिंद। तो ये 4 एरियाज हैं, 4 जनपद हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ओडम्बरास। अब अगर मैं सबसे पहले इनकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करूं तो ये ओडम्बरा जो है, सबसे पहले मतलब ये कहा गया कि ओडम्बरा जो है एक सेज थे, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं, उनके जो वंशज हैं उनको ओडम्बरा क्लासिफाई किया गया। मतलब ऐसा कहा गया, अभी इसमें रियलिटी है नहीं है ये एक अलग अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कि जो सेज विश्वामित्र हैं उनके डिसेंडेंट जो थे, वहां से ये टर्म आती है ओडम्बरा। और ये सेज विश्वामित्र कौन है? जो कौशिक गोत्र है उसके फाउंडर वो माने जाते हैं, मतलब उनके बाद से वो कौशिक गोत्र जो है वो शुरू होता है। तो एक तो ओडम्बरा के बारे में जस्ट ये, पर ये इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन हमें यहां से इनके बारे में पढ़ना है, जो इनकी हेडिंग्स रहेंगी, एक तो लोकेशन, ये आ सकता है एग्जाम में कि ओडम्बर जो है इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ कहाँ मतलब हिमाचल के किस एरिया में ये लोग रहते थे, इनका किंगडम कहाँ तक था। इससे पहले जो आएगा दैट इज सोर्स, इनको पढ़ने का जो सोर्स है वो क्या है, मतलब कहां से इनके बारे में हिस्टोरिकल इनका मेंशन कहां पे किया गया है, सोर्स है, लोकेशन है। इसके बाद इनका जो मतलब किंगडम सिस्टम है, अब किंगडम सिस्टम है या आप पूरा उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे राजा है या कौन है, ठीक है, कैसे उनका सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद जो हम समझेंगे दैट इज कॉइन्स। कॉइन्स के बाद इनका धर्म क्या है, इकोनॉमी, सॉरी रिलीजन, और उसके बाद जो है इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, एंड वेरी लास्ट इज डिक्लाइन। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ओडम्बर से रिलेटेड ये हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो कि व्हाट इज द सोर्स टू स्टडी ओडम्बरास, कहां पे इन ओडम्बर्स का जिक्र किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। एक तो इनका सोर्स है महाभारत और दूसरा पनिनी। पनिनी के जो टेक्स्ट हैं वहां पे भी इनका मेंशन किया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस बार अगर आपने अलाइड का पेपर दिया होगा, अभी डे बिफोर यस्टरडे, एक संडे को जो आपका पेपर था अलाइड एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम 2019, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगौमिन, ये चंद्रगौमिन कौन है? एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, एक बुद्ध स्कॉलर है। अब आप बोलेंगे कि 1000 BC की बात कर रहे हैं, तब तो बुद्धिज्म आया नहीं था। बुद्धिज्म तो बाद में आया, उसके बाद में जो स्कॉलर थे उन्होंने मेंशन किया कि कभी ऐसा जनपद यहां पे था। तो ये चंद्रगौमिन कौन है? ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये आपने ध्यान रखना है। इस बार ये क्वेश्चन आया था कि चंद्रगौमिन कौन थे, तो उसका आंसर था बुद्धिस्ट स्कॉलर। इन चंद्रगौमिन की जो कंपोजिशन है, जो इनकी राइटिंग है, उसको बोलते हैं वृत्ति। वृत्ति नाम का टेक्स्ट इन्होंने कंपाइल किया चंद्रगौमिन ने, और उस वृत्ति में इन्होंने क्या बोला है कि जो ओडम्बराज हैं दे वर अ सेक्शन ऑफ शालवाज। इसका मतलब यह है कि महाभारत टाइम पे
बहुत सारे ट्राइबल लोग मेंशन किए गए हैं। उनमें एक प्रकार के लोग थे, उनको शालवाज मेंशन किया गया, शल्व लोग मेंशन किया गया है। तो चंद्रगोमिन के अकॉर्डिंग इन शल्वा की भी आगे बहुत ज्यादा डिवीजन थी, और उन डिवीजन में एक हिस्सा कौन था, वो ओडम्बर लोग थे। तो मतलब उन्होंने इन्हें इंडिपेंडेंट नहीं कहा है, उन्होंने इन्हें शल्वा के अंडर बताया है कि शल्वा एक पूरा ट्राइबल लोग थे, उनके अंडर जो एक सब सेक्शन है, दोज वर ओडम्बरास। तो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। महाभारत आपको क्लियर है, पन्नी ने इनका जिक्र किया है। और चंद्रगोमिन एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उसने किसमें लिखा है, वृत्ति नाम का उसका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां पे उसने बताया है कि ओडम्बरास वर सेक्शन ऑफ शालवास। और शालवास कौन है, दे वर मेंशन्ड इन महाभारत। ठीक है, तो ये सारा जो है ये ओडम्बर के बारे में कि उनका सोर्स क्या है, यहां पे हमने स्टडी किया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उनकी लोकेशन। लोकेशन में आपको पहले बता चुका कि ये पूरा, अगर हम इसको हिमाचल कंसीडर करते हैं, तो प्रेजेंटली जो कांगड़ा है, मान लो ये आज की डेट में कांगड़ा शहर है, तो वेस्ट ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा शहर के वेस्ट का जो पूरा एरिया है वो ओडम्बर था। इसके बाद आप सॉरी, यहां पे पठानकोट, तो कांगड़ा, पठानकोट, यहां पे होशियारपुर, देन गुरदासपुर, ये पूरे जो रीजन है, ठीक है। और इवन ज्वालाजी टेम्पल जहां पे आज की डेट में है, जो ज्वालामुखी एरिया है, तो ज्वालामुखी एरिया वगैरह सब जो है ये ओडम्बर का ही हिस्सा था। अब मैं ज्वालामुखी एरिया क्यों पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो है कुछ सिक्के मिले हैं जो कि ओडम्बर जनपद के हैं। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी, ये होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, मतलब कांगड़ा के वेस्ट वाला जो पूरा इलाका है कांगड़ा टाउन के, तो वो एरिया जो था वो ओडम्बरा के अंडर था, यहां पे ओडम्बर जनपद था। ये तो हो गया लोकेशन। लेकिन इस लोकेशन की चीफ इंपोर्टेंस क्या है, आप खुद समझिए, वहीं से आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें चीफ इंपोर्टेंस क्या है कि देखो, अगर मैं एक रफ स्केच यहां पे ड्रॉ करूं, और प्रेजेंटली ये हिमाचल, ठीक है। अब हिमाचल में बिल्कुल, अगर मैं हिमाचल के इस एंड में आपको ओडम्बर एम्पायर बता रहा हूं, तो बिल्कुल यहां पे जो है वो उस टाइम ओडम्बर होगा। अब देखो ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है, ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल का ये हिस्सा तो पूरा पहाड़ियों से भरा है, लेकिन जिस तरह आप नूरपुर और उसके आगे एरिया जाएंगे, पठानकोट वाला एरिया, तो यहां पे प्लेन वैली है। तो जब भी कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएगा, वो पहाड़ों से ना जाके वो प्लेन से जाएगा। तो मतलब उसमें का ये पूरा मगधा एम्पायर, अगर किसी को मगधा एम्पायर से कश्मीर जाना है, कश्मीर वाले एरिया तक जाना है, तब भी वो इस रूट से जाता था, तब भी पठानकोट से होके जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पूरे इस गंगा वैली जो एरिया है, गंगा जमुना दोआब जो है, इस एरिया से अगर किसी को तक्षशिला जाना था, तक्षशिला शायद आपको पता होगा, तक्षशिला इसको लिखते हैं या फिर इसको तक्षशिला भी लिखते हैं। प्रेजेंटली तो ये एरिया पाकिस्तान में है, लेकिन हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब तक्षशिला या तक्षशिला इसको बोलते हैं, तक्षशिला भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो तक्षशिला का जो गुरुकुल था, अब वहां पे एक उस तरह की मतलब कंक्रीट वाली यूनिवर्सिटी थी या नहीं थी, ये अभी कॉन्सेप्ट जो है पूरा डिस्प्यूटेड है कि वो एक जैसे बाद में हम पढ़ेंगे नालंदा एक विश्वविद्यालय था, तो उसके आज भी अगर एक्सकेवेशन करते हैं, अगर जहां जो एक्सकेवेशन हुए, आज भी नालंदा के पुराने जो र्यून्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कि जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि यहां पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कभी रही होगी। पर ऐसे तक्षशिला में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स, ऐसे कोई रेमिनेंट्स वहां पे नहीं मिले। लेकिन यह माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में तक्षशिला का नाम भी आता है। अब वो मतलब वो कंक्रीट बिल्डिंग वाला एक पूरा मॉडल था या नहीं था, या ऐसे ओपन क्लासेस थी, वो क्या था वो क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है उसमें तक्षशिला का नाम भी आता है। और बहुत ही पुराने स्कॉलर जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं, वो खुद तक्षशिला में पढ़े हुए थे, वहां पे पढ़े थे और वहां पे पढ़ाते भी थे। ठीक है, तो ये तक्षशिला शुरू से ही काफी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस रूट की, इस लोकेशन की चीफ इंपॉर्टेंस क्या है। अब चाहे किसी को मगधा से कश्मीर जाना है या मगधा से तक्षशिला जाना है, या पूरी गंगा वैली से किसी को तक्षशिला जाना है, चाहे ट्रेड के लिए जाएगा, चाहे लर्निंग के लिए जाएगा, किसी भी काम के लिए जाएगा, तो रास्ते में रूट क्या आएगा, मतलब कहां से होके जाना उन्होंने, पठानकोट वाले एरिया से होके जाना है। तो मतलब ओडम्बर जो एम्पायर था वहां से होके वो लोग जाते थे। और अगर किसी के एम्पायर से आपको जाना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे द टोल, तो उनको फिर टोल भी पे करने पड़ता था। यही कारण होगा कि इनकी इकोनॉमी जो थी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है। और सिर्फ टोल के कारण ही नहीं, जब आपके एरिया से कोई लोग गुजर के जाएगा, मतलब वहां से कोई जब पास करेगा, तो आप अपना सामान भी उसे बेच सकते हैं, आप अपनी कमोडिटीज उसे बेच सकते हैं, उसके जो गुड्स होंगे वो आप खरीद सकते हैं। तो ट्रेड के पॉइंट से भी जो है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा इसकी, तो ज्यादा मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। सोर्स हमने समझा, महाभारत में मेंशन किया गया है, पनिनी ने मेंशन किया गया है। एंड थर्ड इज योर चंद्रगोमिन। चंद्रगोमिन कौन था? ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड ही मेंशन्ड अबाउट ओडम्बरास इन हिज बुक दैट इज वृत्ति।
तो वृत्ति में उसने उनका जिक्र किया है। एंड वेरी नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन हम उस तरह से नहीं समझेंगे कि राजा पुरोहित और वो सारी चीजें, वो इतना यहाँ पे उडंबर में इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप बाद में जैसे हिस्ट्री में अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप गुप्ताज पढ़ेंगे तो गुप्ताज का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक एक ऑफिसर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो सब यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी ये बात है, मतलब बीसीज में ये सब कुछ चल रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास के जो उनके सिक्के हैं, जो उनके कॉइन्स मिले, उन कॉइन से हमें ज्यादा डिटेल मिली है, ज्यादा जानकारी हमें वहां से मिली है। तो सबसे पहले तो मैं कॉइन्स की ही बात कर लूं, क्योंकि कॉइन से ही जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चला है। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा कौन होगा और उसकी ट्राइब कौन होगी, ठीक है, वो उस पूरी प्रणाली का पता चलता है। अब फ्रेंड्स, ये कॉइन जो है, पहली बात तो वहां पे आपको एक फैक्ट में क्या याद रखना है प्री के लिए, कि कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर के कॉइन वहां पे मिले ओडंबर अंपायर के। अब देखो, कॉपर के कॉइन मिलना तो बहुत एक आम बात है, और ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मानव सभ्यता में सबसे पहले कोई धातु अगर यूज किया गया है, फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन वाज कॉपर। तो सबसे पहले जो धातु यूज किया गया था ह्यूमन के द्वारा, इट वाज कॉपर, ठीक है। बाद में फिर कॉपर और टिन को मिला दिया गया और फिर ये ब्रॉन्ज बन गया, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर और सिल्वर के सिक्के वहां पे मिले। तो कॉपर के सिक्के मिलना तो एक आम बात है कि ठीक है, इजीली अवेलेबल ये मटेरियल था, खेतरी माइंस राजस्थान वगैरह में है, वहां से भी पहले इंडस वैली के टाइम पे ये कॉपर एक्सकेवेट किया जाता था। लेकिन सिल्वर के सिक्के मिलना ये खास बात है। अब आप खुद समझिए, आपके अंपायर में अगर मान लो कि तांबे के सिक्के मिल रहे हैं या फिर चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? सिल्वर का कॉइन। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जरूर आपकी इकोनॉमी जो है, आपका स्टेट ज्यादा प्रॉस्पेरस रहा होगा, ज्यादा समृद्ध आपका स्टेट रहा होगा। यही कारण है कि आप सिल्वर के कॉइन भी वहां पे मिंट करते होंगे। तो सिल्वर के कॉइन मिलना, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इट वाज अ प्रॉस्पेरस स्टेट। ये एक समृद्ध एक पूरा एक अंपायर था पूरा, जो भी ओडंबरा किंगडम था, जहां तक ये इसका स्प्रेड था, तो एक बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था। यही कारण है कि यहां पे सिल्वर के कॉइन मिले होंगे। और क्यों इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया। इनका जो जंक्शन था, इनकी जो लोकेशन है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मगधा से कश्मीर या मगधा से तक्षशिला, कोई भी पूरा उसमें ट्रैवर्स करेगा रूट को, तो उसे वहां से होके जाना पड़ेगा। तो ये एक इनका मेन कारण रहेगा। तो कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स यहां पे मिले, एक सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है, सीधा सीधा जो आपको फैक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि इन सिक्कों में लिखा क्या है। अब मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि जो भी सिक्कों में लिखा होगा वहां से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे मान लो आज अगर शिमला में एक सिक्का मिल जाता है और जिसमें किसी कुनिंद राजा के बारे में लिखा गया है, कुनिंद राजा के बारे में, या फिर थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में समझे तो मान लो किसी गुप्ता किंग के बारे में लिखा गया है, कि समुद्रगुप्त के बारे में, यहाँ पे समुद्रगुप्त के सिक्के शिमला में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी शिमला गुप्ता एम्पायर के अंडर रहा होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। उसी तरह कुछ ना कुछ वहां पे जो लिखा होगा उससे हमें सारी डिटेल मिलती है। और कॉइन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये भी आपको बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक्स। अब इन सिक्कों में जो लीजेंड्स हैं, वहीं से हमें इनके राजा वगैरह के नाम, जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो देखो उन लीजेंड्स में क्या लिखा है। अब ये एज इट इज आपको क्रैम नहीं करना पेपर में, बस एक बार देख लेना है, आपको थोड़ा उससे आइडिया होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि देखो, ये महादेवसा, जो राजा के नाम लिखे हैं, महादेवसा, राणा शिवदासा, ओडंबरिसा, देन महादेवसा, राणा रुद्रदासा, ओडंबरिसा, देन महादेवसा, राणा धराघोषा, ओडंबरिसा। कुछ इस तरह के तीन चार नाम है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस ये 2-3 नाम आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये ऐसे लीजेंड्स जो हैं, ऐसी जो चीजें हैं, वो उन सिक्कों में लिखी गई हैं। और किस भाषा में लिखी गई हैं, मतलब लैंग्वेज तो संस्कृत ही होती है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी थी? इट वॉज ख्रोष्टी। जो मेनली उसमें जो स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज होती थी, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, ख्रोष्टी स्क्रिप्ट है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, टांकरी स्क्रिप्ट है, तो इन स्क्रिप्ट्स में जो है वो वहां पे लिखा गया है। अब मेन आप इस चीज को समझिए, ये क्या है, यहीं से आपको उनके रिलीजन के बारे में ही पता चल जाएगा, ठीक है, और उनके ट्राइबल जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखो, बार बार एक कॉमन टर्म यूज हो रही है, महादेवसा, राणा, ओडंबरिसा। ये हर इसमें लाइन यूज हो रही है, महादेवसा, राणा, ओडंबरिसा। चेंज हो रहा है तो सिर्फ ये थर्ड वर्ड आपका यहां पे चेंज हो रहा है, बाकी हर जगह यही वर्ड लिखा है, महादेवसा, राणा, ओडंबरिसा, बीच में शिवदासा, रुद्रदासा। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे हम कहते हैं कि मान लो मनोज ठाकुर, ठीक है, किसी का नाम है मनोज ठाकुर, किसी का नाम है रोहित ठाकुर, ठीक है, फिर किसी का नाम है विवेक ठाकुर। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, ठाकुर, और जो नेम है पहले वाला वो चेंज हो रहा है। तो हमें ये तो आइडिया लग जाएगा ना कि ठाकुर जो है उनका सरनेम है, उनकी क्लैन को या सब क्लैन को किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सबके लिए बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो मतलब यही सेम चीज यहां पे है कि महादेवसा, राणा, ओडम्बरीसा, इसका मतलब क्या है कि ये सब राजाओं के लिए कॉमनली यूज किया गया है, और चेंज सिर्फ ये हो रहा है तो राजा का जो नाम होगा, नेम ऑफ किंग, वो ये होगा थर्ड जो है। फिर ये फोर्थ क्या है, ये उनकी ट्राइब का नाम है, जो हम हेडिंग अभी पढ़ रहे हैं ओडम्बरास। तो ओडम्बरास का मतलब ही क्या है, जो संस्कृत में उन्होंने लिखा है उसको इस तरह से लिखा है ओडम्बरीसा। तो ओडम्बरीसा मतलब अपनी ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मान लो हम बाद के राजाओं की बात करते हैं तो वहां पे ये ट्राइब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वहां पे राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर मैं उस समय की बात करूं, जो ये ओडम्बरास के इनिशियल टाइम की बात करूं, तो अगर वो हर बार ट्राइब का नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपनी ट्राइब को, अपनी जो उनकी क्लैन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ट्राइब मतलब उसमें एक राजा, कोई व्यक्ति अगर वो राजा बना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति राजा बना है, पर ये इंपॉर्टेंट था कि उसकी क्लैन क्या है, उसकी जो क्लैन है या उसका जो सेक्शन है, ठीक है, किस ट्राइब का वो हिस्सा है, वो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उनकी जो ट्राइब है इट वाज ओडम्बरीसा, ठीक है, उनकी जो पूरी क्लैन थी। अब ये तो इनका नाम हो गया। देन ये क्या है, देखो राणा एक कॉमन वर्ड है जो उसमें राजा को यूज किया जाता है। जो भी चीफ होते हैं, जो लोकल चीफ थे या उससे बड़े चीफ थे, उनको राणा वर्ड यहां पे यूज किया गया। तो ये तो सबके लिए कॉमन है। देन व्हाट इज महादेवसा? महादेवसा एज ए प्रीफिक्स यूज करने का मतलब क्या है? हर बार उन्होंने महादेवसा वर्ड को यूज किया है। इसका सिंपल मतलब है रिलीजन। रिलीजन इन अ सेंस, मतलब इसकी लिटरल मीनिंग रिलीजन नहीं होगा, लेकिन रिलीजन हम इससे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार वो महादेवसा लिख रहे हैं। इसका मतलब वो किसके डिवोटी होंगे? लॉर्ड महादेवा के, लॉर्ड शिवा के, ठीक है। तो वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे, इसलिए एज ए रिस्पेक्ट, एज ए ऑनर टू लॉर्ड शिवा, वो मतलब अपने नाम के पहले जो शिव जी हैं, जो शिव भगवान हैं, उनका नाम यूज करते थे। तो महादेवसा राणा, और देखो उन राजाओं के नाम भी क्या हैं? उन राजाओं के नाम भी लॉर्ड शिवा से मैच करते हैं। जैसे शिवदासा, ठीक है, तो शिवदासा क्या हुआ? शिव का दास, शिव का भक्त, ठीक है। देन रुद्रदासा, रुद्र भी हम शिवा को बोलते हैं, रुद्रदासा, ठीक है, तो मतलब शिवा के फिर से भक्त हुए, उनके दास हुए। तो इस तरह से उनके नाम में भी कहीं ना कहीं जो है वो लॉर्ड शिवा का मतलब उसमें जिक्र हो रहा है। और जो सबसे पहले एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं महादेवसा, वो तो सीधा सीधा वो लॉर्ड शिवा को ही एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इसकी हम ज्यादा पुष्टि कैसे करेंगे? अब आपको पेपर में आ जाए, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि उनका रिलीजन क्या था। तो वो रिलीजन अगर आपको ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो एक तो आप महादेवसा से ही जस्टिफाई कर सकते हैं, दूसरा उनके जो नाम है वो भी लॉर्ड शिवा से मैच करते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके जो कॉइन्स मिले हैं, उन कॉइन्स में ट्राइडेंट, जैसे ये सब जो लिखा गया है ये कॉइन में लिखा है। जैसे शिवदासा के जो सिक्के होंगे उसमें ये पूरा लिखा होगा उसके बारे में, महादेवसा, राणा, शिवदासा और डम्बरीसा। लेकिन साथ में जो है यहां पे एक ट्राइडेंट, एक त्रिशूल जो है वो भी यहां पे बना होगा। तो उनके सिक्कों में ट्राइडेंट भी बना है, और ट्राइडेंट के साथ यहां पे एक बुल भी बना है। क्या आप रिलेट कर सकते हैं लॉर्ड शिवा से? त्रिशूल आपको पता है लॉर्ड शिवा के साथ वैसे ही रिलेट किया जाता है। और बुल मतलब कौन हो सकता है? नंदी बुल हो, ठीक है, नंदी बैल हो, जो भी लॉर्ड शिवा से रिलेट किया जाता है। तो मतलब ये सारे आप फैक्टर बता के ये बता सकते हैं कि ये ओडम्बरा जो थे देवर शवाइट। शवाइट मतलब डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो ये पूरा जो है मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। लोकेशन, सोर्स आपको क्लियर हो गया, लोकेशन क्लियर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में आपने सिर्फ यहां से क्या याद रखना है कि वो ज्यादा चीफ इंपॉर्टेंस किसको देते थे? वो ट्राइब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए मैं इसको रिपब्लिक बोल रहा हूं। आज हम अपने देश में रहते हैं तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो कोविंद जी हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं या उससे पहले राष्ट्रपति कौन थे। हाँ, वो फर्स्ट सिटीजन है हमारे देश के, उस सेंस में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उनके नाम से ये देश नहीं चलता है। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है, उस प्रणाली के आधार पे जिसको चुना जाता है वो अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे रूल करता है। अगर वो अच्छा रूल नहीं कर रहा है फिर से चुनाव होते हैं और उसे हटाया जा सकता है। तो ये एक पूरा जो हमारी यहाँ पे प्रणाली है, तो यहाँ पे भारत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत में जो कोई रूल कर रहा है उसका अपना 5 साल का टेन्योर है, वहां पे काम करके चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ज्यादा चीफ इंपॉर्टेंस वो किसको दे रहे हैं? ओडम्बरीसा को दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राजा शिवदासा है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि द क्लैन विच ही बिलोंग्स, किस क्लैन से, किस ट्राइब से वो बिलोंग कर रहा है। तो ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लेटर टाइम से कंपेयर करें
तो देखो लेटर टाइम में क्या हुआ कि शुरू के 3, 4 या 5, 7 जो राजा हैं उनके नाम के पीछे ओडम्बरिसा हो रहा था, यूज हो रहा था। लेकिन उसके बाद के जो राजा आए वो थे मित्रास। तो उनके जो नाम है, जो मतलब ये पहले जो ग्रुप था, इस ग्रुप के बाद जो सेकंड ग्रुप आया वो ग्रुप आया मित्र ग्रुप। और जब मित्र ग्रुप आएगा तो उन्होंने लास्ट में ओडम्बरिसा नाम यूज करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले एक व्यक्ति है, एक राजा है, तो अपने नाम के आगे अपनी ट्राइब का नाम लिख रहा है, उसके नाम के पीछे, मतलब अपनी ट्राइब के नाम से ही वो जाना जा रहा है। लेकिन उसने बाद में ट्राइब का नाम यहां से हटा दिया, अपने आप को मित्रा नाम जो है वो ज्यादा उसको मतलब ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में जो मित्रा ग्रुप आएगा, कुछ भी मित्रा आप बोल सकते हैं, जैसे भानु मित्रा, इस तरह से कई 3-4 नाम बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो बस आपने फैक्ट में ये याद रखना है कि जो मित्रा ग्रुप था, उस मित्रा ग्रुप ने ये ट्राइब का नाम बाद में ओमिट कर दिया, ये नाम यूज करना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब वो इन्होंने नाम यूज करना बंद कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, अब जो हमारा सिस्टम है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 प्रकार के जनपद हो सकते हैं, वन इज एक राजा एंड सेकेंड इज संघा। मतलब ये मोनार्की सिस्टम और ये रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही क्या होता है? व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। लेकिन अब ऐसा हुआ होगा कि कोई एक राजा आया होगा और उसने बोला कि कोई ट्राइब व्राइब कुछ नहीं है, जो मैं हूं वही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मतलब वहां पे सिस्टम किस में चेंज हो गया होगा? मोनार्की में। तो पहले ये जो सिस्टम था पूरा, ये एक संघ थे, ये एक रिपब्लिक थे, लेकिन जैसे ही मित्र ग्रुप आया, ये सिस्टम किस में चेंज हो गया होगा? वो मोनार्की सिस्टम में चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया ले लिया। तो ये कॉइन्स क्या है, इनके रिलीजन क्या है, इनका रिलीजन में आपने सिंपली क्या याद रखना है? दे वर शवाइट। एंड व्हाट इज द टेस्टिमनी ऑफ दैट? आप कैसे बता सकते हैं कि वो लोग शवाइट थे? तो हमारे पास 3-4 एग्जांपल है। एक तो उनके नाम के पीछे सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है सॉरी, दैट इज महादेवसा। तो महादेवसा मतलब लॉर्ड शिवा को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। और राणा तो चीफ हो गया, देन शिवदासा, रुद्रदासा, देखो ये नाम जो है ये भी लॉर्ड शिवा से मैच कर रहे हैं, उन्हीं के सिनोनिम्स हैं। और उसके बाद ओडम्बरिसा, ये तो खैर उनकी ट्राइब का नाम है, लेकिन उनके सिक्कों में ट्राइडेंट मिला है, बुल मिला है, तो वो भी लॉर्ड शिवा से रिलेट किए जाते हैं। तो ये सारे कारण है, हम बोल सकते हैं कि ओडम्बराज वर शवाइट पीपल। अब बात करते हैं इसमें इकोनॉमी की और लास्ट में डिक्लाइन ऑफ ओडम्बराज। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी में थोड़ा तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि जो उनका रूट है, जिस रूट से वो मतलब कोई भी उस टाइम के लोग हैं, जो मगधा से उन्होंने अगर तक्षशिला जाना है, मगधा से कश्मीर जाना है, या पूरी गंगा वैली जो हमारी जो फर्टाइल एरिया था, ट्रेड के लिए जाना जाता था, गंगा वैली से भी अगर कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो भी उन्हें पठानकोट वाले एरिया से जाना पड़ता था। तो जैसे ये रफ स्केच और ये पठानकोट और ये पूरा जो ओडम्बर किंगडम है, यहाँ पे इस एरिया से उसे जाना पड़ता था। और ये एरिया ऑलरेडी मतलब यहाँ पे नूरपुर, ये पूरा चंबा, ठीक है, ये आसपास के जो एरिया हैं और थोड़ी दूर में कांगड़ा है, इन सबका ये मेनली एक जंक्शन था। तो कोई भी व्यक्ति राहगीर जो है यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे ट्रेड के लिए ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा लोग वहां से जाएंगे, ज्यादा एक बड़ा ट्रेड सेंटर वहां पे बनेगा, तो ये अपने गुड्स भी वहां पे बेच सकते हैं। गुड्स क्या बेचेंगे ये आपने समझना है। तो गुड्स के नाम पे मतलब वहां पे जो इकोनॉमी थी उसमें शीप रियरिंग, जो गिडरिए होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, तो शेफर्ड लोग वहां पे थे ओडम्बर एम्पायर में, और वो शीप रियरिंग मतलब भेड़ पालन का काम किया करते थे। और जब शीप रियरिंग होगी तो आपको पता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? वूल। उनकी जो ऊन होगी, जो फ्लीस होगी, जिसको हम एग्जैक्टली फ्लीस बोलते हैं, ठीक है, तो ये फ्लीस जो है, जो ऊन होगी उनकी, उसके फिर ये वूलन गुड्स बनाएंगे। जो भी वूलन गुड्स होंगे उस टाइम के, जो भी टेक्सटाइल होंगे, तो ये मतलब इनका जो एक लोकल इंडस्ट्री थी, ये आपने ध्यान रखना है कि इट वाज अ लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री किसकी? वूलन गुड्स की। तो वूलन गुड्स कैसे बनाते थे? भेड़ पालन का काम करते थे, फ्लीस उससे मिलती थी, ऊन मिलती थी, उससे वूलन गुड्स बनाएंगे, जो कि लोकल इंडस्ट्री का एक हिस्सा था, और उसी को फिर जाके यहां पे इनको बेचा करते थे। तो जब अपना सामान बेचेंगे तो उन्हें इकोनॉमिकली गेन होगा उससे, ठीक है, और इकोनॉमिकली गेन होगा, यही कारण है कि उन्होंने किसके सिक्के छापे थे? सिल्वर के कॉइन्स भी उन्होंने मिंट किए थे। सिर्फ सिल्वर नहीं, कॉपर तो थे ही थे, लेकिन कॉपर के साथ सिल्वर है, यहीं से पता चलता है कि प्रोबेबली दे वर प्रोस्पेरस, कि इकोनॉमिकली जो है वो काफी ज्यादा वो अच्छे थे, ज्यादा समृद्ध लोग थे। तो फ्रेंड्स, ये लगभग पूरा ओडम्बर के बारे में जो जो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहले आपको मान लो ऐसा ही आ जाएगा कि शिवदासा कौन रूलर था, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, त्रिगर था, कुनिंद था, या ओडम्बर था, या फिर कुलुत था, मतलब किस जनपद से बिलोंग करता है। तो शिवदासा, रुद्रदासा, धराघोसा, ऐसे कई राजा हैं, ठीक है, तो वो सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? वो ओडम्बर ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं।
ज्यादा नहीं पढ़ने, 20-25 राजा नहीं पढ़ने, शुरू के 3-4 का आइडिया होना चाहिए, कभी क्वेश्चन आएगा तो उन प्रोमिनेंट वन से ही आता है। और ये कि उनका रिलीजन क्या था, उनकी इकोनॉमी क्या थी, सिक्के कौन से थे, ठीक है, और वो सिक्कों में लीजेंड क्या लिखी गई थी, क्या उसमें नाम लिखा गया है, किसको वो मानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको प्री में बन सकते हैं यहां से। एंड द वेरी लास्ट इज देयर डिक्लाइन। तो मतलब महाभारत वगैरह में इनका जिक्र किया गया और महाभारत लगभग 1000 BC के आसपास हुआ। थोड़ा और अगर हम आगे आए, मतलब मॉडर्न की तरफ बढ़े, तो 2nd BC के आसपास इनके सिक्के भी छपना शुरू हो गए, उन सिक्कों से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? आप ये लोकेशन समझो हिमाचल की, और इस एरिया में ओडम्बरा है, और इसको मैं साथ में इंडिया के मैप से भी आपको रिलेट करता हूं कि ये हिमाचल मान लो, और यहां पे ओडम्बर किंगडम है, और ये जो पूरा एरिया है, यहां पे 2nd सेंचुरी BC में बहुत ज्यादा इन्वेजन होने लगते हैं। सबसे पहले इन्वेजन करके कौन आए थे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैं सबसे पहले का मतलब ये बिल्कुल प्रोटो हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो सबसे पहले कौन आए, वैसे तो यहां पे आर्यंस आए थे, ठीक है, और उसके बाद कौन आए, फिर ईरानियंस आए थे, साइरियस, डायरियस, जक्सीस, डायरियस 3, तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2nd सेंचुरी BC के आसपास जो लोग यहां पे आए, इनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स। बहुत पहले जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था, मतलब लगभग 10-15 दिन पहले, वहां पे मैंने पूरा ये बताया। तो इंडो ग्रीक्स थे, और इंडो ग्रीक्स के बाद कौन से थे, साकास, जिनको साइथियंस बोलते हैं, और साइथियंस के बाद तीसरे थे पार्थियंस, पार्थियंस के बाद चौथे थे कुशन्स, और कुशन्स के बाद पांचवें थे इंडो ससानियंस। इनके बारे में बता चुका हूं कि इंडो ससानियंस वर फर्स्ट टू यूज द टर्म हिंदू। उन्होंने हिंदू टर्म यूज की थी, क्यों? क्योंकि यहां रिवर थी जिसको सिंधु बोलते थे, और ईरानियन एस को ह बोलते हैं, स को ह बोलते हैं, एच नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, और सिंधु के आगे जो पूरा एरिया है उसको हिंदुस्तान बोल दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये अब यहां पे अगर ओडम्बर एम्पायर है, और बाद में इंडो ग्रीक का इन्वेजन हो रहा है। इंडो ग्रीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था जिसका नाम आपने याद रखना है, मिनेंडर। तो मिनेंडर यहां बगल में ही था, सियालकोट में उसकी कैपिटल थी, सकाला जिसको बोलते हैं, सकाला या सियालकोट, तो यहां पास में उसकी कैपिटल थी। अब आप खुद सोचो कि यार 2 स्ट्रॉन्ग एम्पायर अगर प्रोक्सिमिटी में है तो उनके बीच में क्लैश तो जरूर होगा। तो प्रोबेबली ये कारण रहा होगा कि इनके साथ जो इंडो ग्रीक्स हैं या मिनेंडर किंग है, उसके साथ छोटे मोटे क्लैश रहे होंगे, उसने भी ओडम्बर एम्पायर को कमजोर बनाया होगा। तो पहले तो ये थे, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे वो थे कुशन्स। तो कुशन तो आपको पता ही है, उनका साम्राज्य तो पूरा मतलब यहां तक फैल गया था, कुशन का पूरा एरिया। ये सिल्क रूट जो है ये पूरा कुशन के अंडर आ गया था, इवन बिल्कुल मगधा से थोड़ी दूर गंगा वैली वगैरह जो है, यहां तक कुशन उसमें पहुंच गए थे। तो मतलब कुशन के जो एम्पायर था उसके इन्फ्लुएंस में ये लोग भी बाद में आ गए होंगे। तो सीधा इसके डिक्लाइन का कारण क्या बनेगा? एक तो राइज ऑफ मिनेंडर, इंडो ग्रीक किंग है जिसकी सकाला सियालकोट में कैपिटल थी, और उसके बाद जो मेन किंगडम होगा दैट वाज कुशन। तो कुशन के टाइम में तो लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है उनके अंडर आ गया था। तो फ्रेंड्स ये पूरा लेक्चर हमारा यहां पे खत्म होता है। एक बार मैं इन ए नटशेल आपको फिर से समराइज कर देता हूं। ये जो 4 जनपद हैं इनके बारे में कहां मेंशन है, महाभारत में ही मेंशन है, और पन्निनी ने भी इनके बारे में मेंशन किया है। और स्पेशली ओडम्बरा और ये जो सारे जनपद हैं इनके बारे में कहां जिक्र किया है। चंद्रगोमिन नाम का एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, ठीक है, उसने वृत्ति नाम की बुक लिखी और उसमें इनका जिक्र किया है। तो ये सोर्स हमने समझे, लोकेशन कहाँ है, पठानकोट और कांगड़ा के पूरे वेस्ट में, जो भी नूरपुर वगैरह जो भी सारा रीजन है वहां पे इनका एक्सटेंट था। और वहां पे कॉइन्स भी मिले हैं जिससे हम ये मतलब इसकी कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि वहां पे इनका किंगडम रहा होगा। तो ये आपका लोकेशन हो गया। उसके बाद हमने कॉइन समझे, सिल्वर और कॉपर के कॉइन है। कॉपर के कॉइन होना तो आम बात है, लेकिन सिल्वर के कॉइन होना इट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोबेबली दे वर प्रोस्पेरस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स। इतने ज्यादा समृद्ध रहे होंगे कि उन्होंने सिल्वर कॉइन वहां पे मिंट किए होंगे, ठीक है। और उसके बाद रीजन की बात करूं तो वो मैंने नाम से ही आपको क्लियर कर दिया, महादेवसा, राणा, शिवदासा, रुद्र, ओडम्बरीसा। तो शिवदासा शिव जी का ही नाम वो यूज कर रहे हैं, ओडम्बरीसा उनकी ट्राइब है, और महादेवसा तो महादेवा को भी वो वहां पे उनको सम्मान देने के लिए उनका नाम यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा इनके बारे में हमने सब कुछ समझा, डिक्लाइन क्या हुआ, मिनेंडर का राइज होगा और बाद में कुशन्स का राइज होगा। तो फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत जल्द मैं जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर यहां पे जो डिलीवर करूंगा दैट इज योर सेकंड ट्राइबल रिपब्लिक एंड इट इज त्रिगर्त। तो आज हमने ओडम्बर किया है, फिर हम त्रिगर्त करेंगे, फिर हम उसके बाद कुलुत करेंगे, एंड द वेरी लास्ट इज योर कुनिंद। कुनिंद और उसको हम कुलिंद भी कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।